सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो कि गाड़ी को आगे लगाते हो और घोड़े को पीछे लगाते हो। इसका लिटरल मीनिंग देखो पहले तो आप, कार्ट बिफोर द हॉर्स। होना क्या चाहिए, घोड़ा आगे होना चाहिए, गाड़ी आपकी पीछे होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि गाड़ी को आगे लगा दिया और घोड़े को पीछे लगा दिया। अब इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये हुआ कि किसी भी प्रक्रिया को रिवर्स ऑर्डर में करना, यानी कि किसी प्रोसीजर को करने का जो तरीका है उसे आप उल्टा कर देते हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, चीज़ों को गलत तरीके से करना या फिर उल्टे तरीके से करना। अब समझते हैं इस एडिटोरियल को। पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट एंड देन फिश फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। देखो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि पुलिस क्या करती है, कई बार व्यक्ति को पहले गिरफ्तार कर लेती है और फिर बाद में ये ढूंढती है कि इसके ऊपर कौन सा अपराध लगाया जाए, है ना। ये हमें देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है फिश फॉर। फिश फॉर का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ टटोलना, है ना, कुछ ढूंढने का प्रयास करना, कुछ पाने का प्रयास करना, इसे हम बोलेंगे फिश फॉर। फिश फॉर का मतलब हुआ टू ट्राई टू ऑब्टेन या फिर कुछ टटोलना। और ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहता है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को गिरफ्तार पहले कर ले और बाद में ये टटोले, बाद में ये पाने की कोशिश करे कि भाई संभावित अपराध क्या है। तो कुल मिला के होना क्या चाहिए, पहले अपराध का पता लगे और इसके बाद में गिरफ्तारी हो। जबकि हो क्या रहा है कई केसेस में कि व्यक्ति को गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है और उसके बाद में जो है इसके ऊपर क्या अपराध लगाया जाए ये ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टाइटल दिया गया है कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है एक तरीके का अनाउंसमेंट, एक तरह की अथॉरिटेटिव घोषणा। तो अभी हाल ही में दो प्रमुख डिक्लेरेशंस हमें देखने को मिले हैं। एक तो किया गया है एक जुडिशियल ऑर्डर हमें देखने को मिला है, एक न्यायिक ऑर्डर देखने को मिला है। और दूसरी बात क्या है, एंड अनदर अ पब्लिक स्पीच, एक सार्वजनिक भाषण दिया गया बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा। तो ये दोनों जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, हैव, ध्यान देना, ये कॉमा से लेकर और कॉमा तक ये है आपकी एडिशनल जानकारी। टू रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स हैव ड्रॉन, कि अभी हाल ही में जो दो अथॉरिटेटिव अनाउंसमेंट दिए गए हैं इन्होंने खींचा है। ड्रॉ का मतलब है ध्यान खींचना। हैव ड्रॉन अटेंशन, इन्होंने ध्यान खींचा है। टू द मैनर इन विच बेल लॉ ऑपरेट्स इन द कंट्री, कि जमानत से संबंधित जो कानून हैं वे हमारे देश में किस तरह से काम करते हैं। जमानत से संबंधित जो कानून हमारे देश में हैं वे किस प्रक्रिया में या किस रूप में काम करते हैं, इसकी ओर इन दो प्रोनाउंसमेंट्स ने ध्यान खींचा है। वाइल द सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई, जबकि द सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई हैज़ सॉट, देखो सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब है चाहना। एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना। स्कोप का मतलब है रेंज। फॉर द ग्रांट का मतलब है प्रदान करना। ऑफ अर्ली बेल टू दोज, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को चाहा कि भाई इस बात को और विस्तार दिया जाए। किस बात को विस्तार दिया जाए, फॉर द ग्रांट ऑफ अर्ली बेल, कि व्यक्ति को कितनी जल्दी जो है बेल दी जा सकती है ना, व्यक्ति को कितनी जल्दी जमानत जो है प्रदान की जा सकती है उन लोगों को अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज,
यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण के, यानी कि बिना किसी मजबूत या पर्याप्त कारण के जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें किस सीमा तक, किस है ना, मतलब किस रेंज तक उन्हें जल्द से जल्द जो है जमानत दी जा सकती है, इस बात को चाहा गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंतर्गत। द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं NV रमन्ना, हैज़ बीमॉन्ड, बीमॉन्ड का मतलब होता है खेद प्रकट करना, है ना, किसी बात पर आपको दुख प्रकट करते हो या खेद प्रकट करते हो, है ना। हैज़ बीमॉन्ड द इंजरी का मतलब है नुकसान, टू पर्सनल लिबर्टी कॉज्ड बाय हैस्टी अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है, किस बात पर, कि जो नुकसान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को होता है, और क्यों होता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान, उसका कारण क्या है, कॉज्ड बाय हैस्टी। हैस्टी का मतलब है जो जल्दबाजी में किया जाए, हैस्टी अरेस्ट, जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारियों के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो नुकसान होता है, इसके ऊपर CJI ने खेद प्रकट किया है। हर्डल्स इन द वे ऑफ रिलीजिंग, हर्डल्स का मतलब है बाधाएं, इन द वे ऑफ रिलीजिंग सस्पेक्ट्स का मतलब है संदिग्ध, ऑन बेल, इस बात के ऊपर भी उन्होंने जो है खेद प्रकट किया है कि हर्डल्स इन द वे ऑफ रिलीजिंग सस्पेक्ट्स ऑन बेल, कि जमानत के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को रिहा करने में जो बाधाएं आती हैं, है ना, इन द वे ऑफ का मतलब है के मार्ग में, के आड़े, एंड द प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब है लंबा, इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब है इम्प्रिजनमेंट, कारागार, और लंबा जो कारावास है, ऑफ दोज अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल का मतलब है सुनवाई के अधीन, यानी कि वे लोग जो सुनवाई के अधीन हैं उन्हें लंबा कारावास झेलना पड़ता है, और कई बार ऐसा पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष था। तो इन बातों के ऊपर CJI ने खेद प्रकट किया है। द एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ अभिव्यक्तियाँ, कंसर्न का मतलब है चिंता जाहिर करना। द एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न आर अ टाइमली रिमाइंडर, है ना। तो कुल मिला के ये जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, है ना, इस तरह की अभिव्यक्तियां दी गई हैं, ये एक रिमाइंडर है, ये हमें इस बात की याद दिलाता है, और टाइमली रिमाइंडर बिल्कुल सही टाइम पे याद दिलाता है, टू रेजीम, रेजीम का मतलब होता है सिस्टम, शासन। तो कुल मिला के जो सरकार है उसको, उसके लिए ये रिमाइंडर हैं, ये जो अभिव्यक्तियां हैं CJI के द्वारा, या फिर एक और जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उनमें जिन बातों को अभिव्यक्त किया गया है, ये एक तरीके से रिमाइंडर का काम करती हैं सरकार के लिए, सिस्टम के लिए। अब यहाँ रेजीम, है ना, शासन के लिए कहा गया है, सरकार के लिए कहा गया है, दैट हैव बीन यूजिंग, यानी कि ये जो सरकारें हैं लगातार क्या करती रही हैं, दैट हैव बीन यूजिंग, लगातार प्रयोग करती रही हैं, किस चीज़ का, देयर पुलिस पावर्स, कि सरकार के पास जो पुलिस की पावर है उसका लगातार प्रयोग किया जाता रहा है, टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कठोर कार्रवाई करना, उसे हम कहेंगे क्रैक डाउन, ऑन क्रिटिक्स, आलोचक, एक्टिविस्ट्स, कार्यकर्ता, एंड दोज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विथ देम। तो सरकार क्या करती रही है, कड़ी कार्यवाही करती रही है, किन लोगों पर, सरकार के आलोचकों को पर, है ना, सरकार के खिलाफ जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन पर, इसके अलावा उन लोगों पर जो कि राजनीतिक रूप से अलाइंड विथ, देखो अलाइंड विथ समवन का मतलब होता है आप किसी की विचारधारा को सपोर्ट करते हो, अलाइंड विथ समवन का मतलब है कि आप किसी के पक्ष में हो, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हो। तो यहाँ मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो सरकार की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे जो आलोचक हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार लगातार पुलिस की पावर का प्रयोग करती रही है। तो उसके लिए ये एक चेतावनी की तरह है, अभी हाल ही में
ये जो अभिव्यक्तियाँ दी गई हैं, ये अभिव्यक्तियाँ चेतावनी की तरह हैं सरकार के लिए। हाउएवर, हालांकि, देयर इज़ एन आयरनी, आयरनी का मतलब होता है विडंबना। इन कोर्ट्स, देयर इज़ एन आयरनी इन कोर्ट्स बैटिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी। देखो, बैट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, फॉर पर्सनल लिबर्टी। देयर इज़ एन आयरनी इन कोर्ट्स बैटिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, एक विडंबना की बात यह है कि कोर्ट्स, अदालतें, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सपोर्ट करती हैं, एंड लेमेंटिंग, लेमेंट का मतलब खेद प्रकट करना, दुख जताना, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभावपूर्ण। ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड का मतलब है एक और हम क्या देखते हैं कि अदालतें खेद प्रकट करती हैं कि भाई भेदभावपूर्ण गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सपोर्ट करती हैं अदालतें। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, बट ये देखो ऑन द अदर लिखा हुआ है ना, तो ऑन द अदर का मतलब हुआ दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, बट रूटीनली, रूटीनली का मतलब है जनरली हम ये देखते हैं। डिनाई का मतलब है इनकार करना, डिनाई बेल का मतलब है जमानत को इनकार करना, और पोस्टपोनिंग बेल, पोस्टपोन का मतलब है स्थगित कर देना। बेल हियरिंग्स की जमानत से संबंधित जो सुनवाई होती है ना, उसे कहेंगे बेल हियरिंग्स ऑन द अदर। तो एक और तो अदालतें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, भेदभावपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ओर एक जनरल रूटीन हमें देखने को मिलता है कि अदालतों के द्वारा क्या किया जाता है, बेल को जो है इनकार किया जाता है या फिर बेल को पोस्टपोन कर दिया जाता है ना। तो ये दोनों उल्टी बातें हो गई ना। नेवरदलेस, फिर भी, तथापि, है ना, नेवरदलेस का मतलब है फिर भी, तथापि। द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, जजमेंट। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः दोहराना। द वर्डिक्ट रीइटरेटिंग द मेजर प्रिंसिपल्स इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग बेल। इसके बावजूद, है ना, इन सब के बावजूद ये जो जजमेंट है जो इस बात को दोहराता है कि मुख्य सिद्धांत इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग बेल, कि जमानत प्रदान करने के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको दोहराने के संबंध में जो फैसला है। और ये वर्डिक्ट जो है, एंड लेइंग डाउन, ले डाउन का मतलब होता है स्थापित करना किसी चीज़ को, है ना, रखना, एंड लेइंग डाउन कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट। इसके साथ ही साथ इस वर्डिक्ट में क्या किया गया है, इस बात को रखा गया है, इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है, क्या, कुछ रचनात्मक दिशा निर्देश जो है रखे गए हैं फॉर अरेस्ट, की गिरफ्तारी के लिए कुछ गाइडलाइंस, है ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो बात है इज़ क्वाइट वैल्यूएबल, ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द बेंच हैज़ कॉल्ड फॉर, देखो कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना। द बेंच हैज़ कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रक्रिया, है ना, कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए कोई काम, है ना। कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू एडेयर टू, एडेयर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, और एडेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का सख्ती से पालन करना, किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो बेंच ने इस बात के लिए जोर दिया है, पब्लिकली इस बात की डिमांड की है कि कुछ रूल्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं जिनको कि फॉलो किया जाना चाहिए। एडेयर टू द अर्नेश कुमार प्रिंसिपल्स, 2014 से संबंधित अर्नेश कुमार मामले के जो सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अर्नेश कुमार प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन, ये आधारित हैं सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना, उसकी जो धाराएं हैं 41 और 41 है, इस पर आधारित हैं
अर्नेश कुमार प्रिंसिपल्स, इनका पालन किया जाना चाहिए। अंडर विच, अब अगर हम इन धाराओं की बात करें, ये जो 41 और 41 हैं, इनके तहत अब पुलिस ऑफिसर इज़ रिक्वायर्ड कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए इस बात की ज़रूरत है टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्टिंग एन अक्यूज्ड, कि पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करे, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो उन कारणों को दर्ज करे जिन कारणों के तहत वह आरोपी की गिरफ्तारी कर रहा है। आगे देखते हैं। एंड इज एक्सपेक्टेड, और पुलिस ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये उम्मीद की जाती है, टू इशू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन केसेस, कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस जारी करे। नोटिस ऑफ अपीयरेंस का मतलब हुआ उपस्थित होने के लिए जो आदेश निकाला जाता है। इन केसेस है ना, उन केसेस में इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस, मतलब ऑफेंसेस का मतलब है अपराध, कि ऐसे अपराध जो कि कौन से अपराध, दैट अट्रैक्ट अ प्रिजन टर्म ऑफ लेस देन 7 years, कि ऐसे अपराध जो कि आमंत्रित करते हैं, यानी कि जिन अपराधों के तहत व्यक्ति को, टर्म का मतलब है यहाँ पे अवधि, व्यक्ति को 7 साल से कम की सज़ा हो सकती है, उन अपराधों में पुलिस ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि वह नोटिस ऑफ अपीयरेंस जारी करे। द वर्डिक्ट, ये जो फैसला आया है, हैज़ अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसके कुछ अन्य पॉजिटिव पहलू भी हैं। सेटिंग टाइम लिमिट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ, देखो डिस्पोजल का मतलब है किसी चीज़ का निपटान करना, और डिस्पोजल के बाद में आता है ऑफ प्रेपोजिशन। बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस, तो और कौन कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस फैसले के, और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि भाई एक टाइमलाइन निर्धारित करना, एक समय सीमा निर्धारित करना, कि बेल से संबंधित जो मामले हैं उनके निपटान के लिए एक टाइमलाइन निर्धारित करना। इसके अलावा जो अग्रिम जमानत होती है उसके लिए समय सीमा निर्धारित करना। एंड अंडर स्कोरिंग, अंडर स्कोर करने का मतलब होता है इस बात को हाईलाइट करना, इस बात पे जोर देना, किसी बात के महत्व को दर्शाना। तो ये वर्डिक्ट जो है इस बात के महत्व को भी दर्शाता है, दैट एन अरेस्ट मस्ट बी मेड, कि अगर कोई गिरफ्तारी की जाती है तो वो गिरफ्तारी सिर्फ तभी की जानी चाहिए, ओनली व्हेन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जब वास्तव में ही गिरफ्तारी की ज़रूरत हो, और या फिर गिरफ्तारी की जानी चाहिए टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द अक्यूज्ड, की जो आरोपी है, फ्रॉम फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, जस्टिस, कि मान लो आपको ऐसा डाउट होता है कि भाई जो आरोपी है वो जो हमारा न्याय तंत्र है उससे भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए। और टेम्परिंग विथ, टेम्पर के साथ में आता है विद प्रेपोजिशन, है ना, टेम्पर विद का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, एविडेंस, सबूत, या आपको लगता है कि भाई जो आरोपी है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर न्याय जो प्रक्रिया है उससे बच के भाग सकता है ना, तो ये कुछ अपवाद पॉइंट्स हैं, इन्हीं में गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इन एन इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन, एक बहुत ही दिलचस्प योगदान जो है दिया गया है। द बेंच हैज़ मूटेड, देखो मूट का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, किसी बात को बहस के लिए रखते हो, कोई आपके पास प्रश्न है उसे आप प्रस्तुत करते हो और कहते हो कि भाई ये प्रश्न जो है इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर जो है वाद विवाद होना चाहिए। तो जो पीठ है उसने क्या किया है, एक बात जो है बहस के लिए रखी है, द बेंच हैज मूटेड अ सेपरेट बेल एक्ट, तो पीठ की तरफ से, अदालत की तरफ से, बेंच की तरफ से कहा गया है कि भाई ये एक सेपरेट बेल एक्ट भी हो सकता है ना, जमानत से संबंधित एक कानून भी जो है हो सकता है। ऑन द लाइन्स ऑफ, ऑन द लाइन्स का मतलब
ऑफ का मतलब होता है के अनुरूप, ऑफ द वन इन द यूनाइटेड किंगडम, कि यूके में एक कानून है बेल एक्ट, उसी के अनुरूप बेंच ने कहा है कि हम भी एक कानून जो है ला सकते हैं और इसको जो है बहस के लिए रखा है। टू, आगे देखते हैं, टू स्ट्रीमलाइन, टू स्ट्रीमलाइन द बेल प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, है ना, और ज़्यादा किसी चीज़ को आप कह सकते हो कुशल बनाना। तो जमानत से संबंधित जो प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए यूके में जिस बेल एक्ट को फॉलो किया जा रहा है उसी के अनुरूप क्या हम भी एक बेल एक्ट बना सकते हैं, इस बात को बेंच ने बहस के लिए प्रस्तुत किया है। इट इज़ इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है, दैट डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, द बेसिक्स ऑफ बेल लॉ बीइंग क्वाइट नॉन, कि जमानत से संबंधित जो कानून है उसके जो बेसिक्स हैं वे पता होने के बावजूद, है ना, वे ज्ञात होने के बावजूद, स्पेशली दैट बेल इज़ द रूल, खास करके जो पहला बेसिक रूल है जमानत का वो क्या है, द बेल इज़ द रूल, कि भाई जमानत देना एक नियम है। एंड इट्स डिनाइल, डिनाइल का मतलब है इनकार कर देना, द एक्सेप्शन, यानी कि जमानत देना एक नियम है और जमानत को इनकार कर देना एक अपवाद है ना, ये एक बेसिक रूल है जमानत का। देर आर, और इसके बावजूद भी देर आर ग्लेरिंग इनकन्सिस्टेंसीज। देखो ग्लेरिंग का मतलब है वेरी ऑब्वियस, और ख़ास करके इन अ नेगेटिव वे, कोई भी बात जो कि बिल्कुल स्पष्ट हो और इन अ नेगेटिव वे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लेरिंग। इनकन्सिस्टेंसी, इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है बेमेलता, असंगति। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगति, है ना, अनुरूपता, और इनकन्सिस्टेंसी असंगति। तो कुल मिला के ये नियम बिल्कुल क्लियर है कि भाई जमानत जो है वो नियम है और जमानत को न देना, उसका इनकार कर देना एक अपवाद है। इसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें असंगति देखने को मिलती है। ओवर, ओवर का मतलब होता है को लेकर, किस बात को लेकर। जैसे मैं कहूँ कि भाई दो व्यक्ति लड़ रहे थे, तो किस बात को लेकर लड़ रहे थे, किस बात पे लड़ रहे थे, तो वहाँ हम लगाएंगे ओवर। लेकिन फिर भी हमें कई स्पष्ट रूप से असंगतियाँ देखने को मिलती हैं, किस बात पर, ओवर। हु गेट्स बेल, हु गेट्स बेल, हु इज़ डिनाइड इट, एंड एट वाट स्टेज इट इज़ गिवन। फिर भी कई बार हमें जो है असंगति देखने को मिलती है कि किस बात को लेकर, कि किसे जमानत मिलती है, किसे इनकार किया जाता है, और किसे किस स्तर पर जमानत दी जाती है, एंड एट वाट स्टेज इट इज़ गिवन। तो कुल मिला के ये जो बात हमने की कि किसे जमानत मिले, किसे जमानत न मिले, और किसे किस स्तर पे जमानत मिले, इन चीज़ों में अभी भी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलती, है ना, कि भाई एक समान रूप से इन बातों को फॉलो नहीं किया जाता। कुल मिला के अभी भी व्यक्ति देख के जमानत जो है कई केसेस में देखने को मिलती है। मैंने व्यक्ति पावरफुल है, जल्दी जमानत मिल जाएगी, व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो जमानत के लिए हो सकता है उसे काफ़ी टाइम लग जाए या मिले ही नहीं। अ सेपरेट लॉ में प्रोवाइड अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट। अ सेपरेट लॉ, कि एक बिल्कुल अलग कानून बनाया जाए, वो कानून जो है शायद प्रदान कर सकता है क्या, अ कॉमन पॉइंट, है ना, कि भाई एक जमानत से संबंधित एक सेपरेट कानून जो है एक कॉमन पॉइंट हमें दे सकता है। बट वेदर इट विल पुट एन एंड टू, देखो पुट एन एंड टू का मतलब होता है समाप्त करना किसी चीज़ को। द कंट्रीज अनस्टेटेड रूल, अनस्टेटेड रूल का मतलब है एक ऐसा नियम जो कहा नहीं गया है लेकिन सबको मालूम है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये नियम कहीं लिखा नहीं है लेकिन सबको मालूम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है राज उसी का चलता है ना। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं भाई कानून सबके लिए समान है ना, लेकिन
ये एक अनस्टेटेड रूल है, जिसको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पैसे वाले हो, पावरफुल हो, तो आपकी चलेगी, गरीब हो तो आपकी नहीं चलेगी। तो अनस्टेटेड रूल का मतलब हुआ ऐसा नियम जो कहा नहीं गया है। तो वेदर कि क्या इट विल, ठीक है कि हम एक सेपरेट कानून लेके आ सकते हैं, लेकिन जमानत से संबंधित जो सेपरेट कानून है, क्या वो इस चीज़ को समाप्त करेगा? किस चीज़ को? हमारे देश में एक अनकहा कानून है। क्या है वो अनकहा कानून? शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। मुझे आदमी बताओ और मैं तुम्हें कानून बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में कई जगह हम देखते हैं कि आदमी देखकर उस पर कानून लागू किया जाता है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ, कि मुझे आप आदमी बताओ और फिर उस आदमी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि इस पर कानून किस स्तर तक लागू होगा। तो ये एक अनकहा कानून है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस कानून का मतलब यही है कि अभी भी जो पैसे वाले हैं और जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए कानून अलग तरीके से लागू होता है और गरीब लोगों के लिए कानून अलग तरीके से। विल इवेंचुअली फेड अवे, तो ठीक है हमने ये सेपरेट बेल लॉ की बात की यहाँ पर, लेकिन क्या ये जो सेपरेट बेल लॉ है, ये जो सेपरेट बेल लॉ है, क्या इस अनकहे नियम को समाप्त कर देगा? फेड अवे का मतलब है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना। विल एवर, विल एवर फेड अवे, विल एवर फेड अवे का मतलब हुआ कि क्या ये कानून कभी ख़त्म होगा, ये जो अनस्टेटेड रूल है ना। तो ये यहाँ पर एक सवाल उठाया है एडिटोरियल ने। द स्टेट ऑफ द मैजिस्ट्रेसी, देखो यहाँ पर ये जो मैजिस्ट्रेसी है, मैजिस्ट्रेसी का मतलब हुआ ऑफिस ऑफ मैजिस्ट्रेट, या फिर जो भी जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं हमारे देश में उनको कलेक्टिवली अगर हम रेफ़र करना चाहें तो मैजिस्ट्रेसी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत तमाम मजिस्ट्रेट आते हैं, ऑल्सो रिक्वायर्स एन ओवरहॉल, ओवरहॉल का मतलब होता है कंप्लीट चेंज। तो ये जो मैजिस्ट्रेसी की पूरी व्यवस्था है, इसमें भी पूर्ण परिवर्तन की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। मैजिस्ट्रेट्स सीम, सीम का मतलब है प्रतीत होना, कंडीशनड है ना, टू ऑथराइजिंग मैकेनिकल रिमांड है ना। देखो कंडीशनड का मतलब है संस्कारित होना, यानी कि एक पर्टिकुलर आदत में आप ढल गए हो। तो जो भी मजिस्ट्रेट हैं देश में, वे ऐसा प्रतीत होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पैटर्न में ढल गए हैं, और वो पैटर्न क्या है? टू ऑथराइजिंग मतलब परमिशन दे देना, मैकेनिकल रिमांड, मैकेनिकल का मतलब है यंत्रवत है ना, यंत्रवत। मैकेनिकल रिमांड वेन एवर समवन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर देम, कि जब भी किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट जो हैं बिल्कुल एक जनरल वे में क्या करते हैं, उसकी रिमांड की परमिशन दे देते हैं, है ना। तो ये एक मजिस्ट्रेट्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम उन्होंने बना लिया है और इसी सिस्टम को लगातार फॉलो करते हैं। एंड टू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब है इनकार कर देना, बेल एज सोन एज द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब है अभियोग लगाने वाला पक्ष, अपोजेस इट, कि जैसे ही जिस पक्ष ने अभियोग लगाया है वह जमानत के लिए मना करता है तो तुरंत हम क्या देखते हैं, मैजिस्ट्रेट के द्वारा बेल इनकार कर दी जाती है। तो कुल मिला के ये जो एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम पर भी एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। देयरफॉर इट इज़ इंडीड वेलकम, इस तरह से हम कह सकते हैं, इंडीड का मतलब है वास्तव में, कि वास्तव में ये बात स्वागतपूर्ण है, दैट द कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर, कि कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, दैट बेल कैन बी कंसिडर्ड even without a formal application at the stage of production before the court। तो कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि बेल कैन बी कंसिडर, कंसिडर का मतलब है विचार करना, स्वीकार करना, कि जमानत पर विचार किया जा सकता है, इवन विदाउट है ना, यहाँ तक कि इसके बिना। अ फॉर्मल एप्लीकेशन का मतलब है एक औपचारिक आवेदन,
एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट, कि कोर्ट में प्रस्तुत होने के पहले भी एक बिना औपचारिक आवेदन दिए भी बेल पर विचार किया जा सकता है। और व्हेन अ पर्सन रेस्पॉन्ड्स टू अ समन्स और वारंट, और बेल पर तब भी विचार किया जा सकता है, यानी कि बेल तब भी दिए जाने के बारे में सोचा जा सकता है जब मान लो कोई व्यक्ति है जो आरोपी है, वो रेस्पॉन्स देता है, जवाब देता है, प्रतिक्रिया देता है। समन, समन का मतलब होता है बुलावा, एक ऑफिशियल बुलावा जो होता है ना, जैसे पुलिस आपको बुलाए, अदालत आपको बुलाए, तो उसे कहते हैं समन्स। ये सिंगुलर है, ध्यान में रखना, ये जो समन्स लिखा हुआ है ना, हाँ। या फिर वारंट, कि व्यक्ति के खिलाफ कोई वारंट इशू हुआ, कोई समन्स जारी हुआ और उसको रेस्पॉन्ड करता है व्यक्ति, तो ऐसे हालातों में भी उसे बेल दी जा सकती है। मोर देन द लॉ, कि कानून से भी ज़्यादा जरूरी। द पुलिस मस्ट, मस्ट का मतलब है जरूर ऐसा करना ही चाहिए। फर्स्ट, पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू का मतलब है समाप्त करना। द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली, देखो रिफ्लेक्सिवली का मतलब है कि आपका ऐसा व्यवहार, आपका ऐसा आचरण जो कि बिना सोचे विचारे होता है ना, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। आपका कोई ऐसा आचरण जो आप आदतवश करते हो, है ना, आपका अनथिंकिंग बिहेवियर, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग फर्स्ट, तो कुल मिला के कानून से भी ज़्यादा पुलिस के लिए इस बात की ज़रूरत है कि पुलिस सबसे पहले इस चीज़ को समाप्त करे। किस चीज़ को? कि पुलिस आदतन क्या करती है, गिरफ्तारी पहले कर लेती है व्यक्ति की, एंड देन, और उसके बाद में फिश फॉर का मतलब है टटोलना, पाने की कोशिश करना, है ना, कुछ पाने की कोशिश करना, टटोलना। अब पॉसिबल ऑफेंस का मतलब है अपराध, कि पुलिस क्या करती है कि व्यक्ति को गिरफ्तार पहले कर लेती है और गिरफ्तारी के बाद में संभावित अपराध का कारण जो है तलाशने की कोशिश करती है। तो ये जो प्रथा है, ये जो प्रैक्टिस है, इसे समाप्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इसीलिए देखो मस्ट का प्रयोग किया, शुड नहीं लगाया, यानी कि कानून से भी पहले पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये जो आदतन प्रक्रिया है पुलिस की कि गिरफ्तार पहले कर लिया और बाद में गिरफ्तारी का कारण ढूंढ रहे हो, है ना, तो इसे समाप्त करने की सबसे पहले ज़रूरत है।